डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में हमने यूएन के बारे में आपको ये पढ़ाया था कि क्या जरूरत है यूएन को रिस्ट्रक्चर करने की, रिफॉर्म करने की, और हमने बहुत सारी सजेशंस दी थी यूएन की रिफॉर्मेशन के लिए। हमने यूएनएससी में ये कहा कि वहां पे मेंबरों की तादाद में इजाफा होना चाहिए, वीटो पावर का खात्मा होना चाहिए, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाए इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ट्रस्टीशिप काउंसिल को एबॉलिश किया जाए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जजेस की तादाद में इजाफा हो जाए और यूनाइटेड नेशन में अकाउंटेबिलिटी आ जाए। तो आज का हमारे सिलेबस का जो टॉपिक है वो है इंडियाज पोजीशन इन द रिस्ट्रक्चर्ड यूएन। यानी अगर कल जाके यूएन में कोई तब्दीली आ गई तो हिंदुस्तान कौन सी पोजीशन चाहता है उस यूएन में, और हम एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया क्या चाहते हैं, हिंदुस्तान का क्या रोल, क्या किरदार होना चाहिए नए यूएन में। और जहां तक हमारी बात है, हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान पूरे यूएन पे कब्जा नहीं चाहता है, बल्कि हिंदुस्तान क्लेम करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के लिए। वो अपना दावा पेश करता है, क्योंकि जो 5 मुल्क इस वक्त यूएन के परमानेंट मेंबर्स हैं, उनमें जो क्वालिटीज है, उनका जो क्राइटेरिया है, हिंदुस्तान इस वक्त शाना बाय शाना काम करता है उन मुल्कों के साथ। यानी हिंदुस्तान पूरी तरह से वो सारे क्राइटेरियाज फॉलो करता है जो एक मेंबर, परमानेंट मेंबर के लिए होने चाहिए। यानी हिंदुस्तान में वो सारी क्वालिटीज मौजूद है जो एक परमानेंट मेंबर के लिए होनी चाहिए। इसीलिए यानी हमारा दावा खोखला दावा नहीं है, इंडिया का दावा खोखला दावा नहीं है। इंडिया पूरी तरह से अपने दम पे ये कहता है कि मुझे आप परमानेंट सीट दीजिए सिक्योरिटी काउंसिल में। क्यों चाहिए हिंदुस्तान को परमानेंट सीट? आपको मालूम है हिंदुस्तान चाइना के बाद है सेकंड पॉपुलस कंट्री, यानी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन हिंदुस्तान सेकंड नंबर पे आता है। यानी पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा मुल्क इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अब आप कहोगे कि पॉपुलेशन का ज्यादा होना अच्छा नहीं होता है एक मुल्क के लिए, मगर वो तब है जब मुल्क में उस पॉपुलेशन, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम हो। हिंदुस्तान में अगर पॉपुलेशन ज्यादा है मगर हिंदुस्तानी हुकूमत हर फर्द का यहां पे ख्याल रखती है, तो हिंदुस्तान का पहला दावा यही है कि हम पॉपुलेशन के हिसाब से दूसरे नंबर पे हैं, लिहाजा हमें मिलनी ही चाहिए परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल। और उसके बाद जहां तक डेमोक्रेसी की बात है, हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947, तब हमने डेमोक्रेटिक हुकूमत बनाई उसी दिन, और आज चल रहा है 2020। तब से लेके आज तक हमारी डेमोक्रेसी पे कोई भी आंच नहीं आई। यानी हमने अपना डेमोक्रेटिक कैरेक्टर, हमने अपना डेमोक्रेटिक फीचर आजादी से लेके आज तक बराबर रखा है, बहाल रखा है। यानी डेमोक्रेसी हमारा हथियार है, डेमोक्रेसी हमारा वेपन है। किस लिए? ये क्लेम करने के लिए कि हमें चाहिए परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरी बात जो उन मुल्कों के पास है कि वो कहते हैं हम न्यूक्लियर पावर है, हिंदुस्तान भी किसी से कम नहीं। हिंदुस्तान भी इस वक्त
दुनिया में एज न्यूक्लियर पावर काम करता है। हिंदुस्तान के पास भी है न्यूक्लियर वेपन्स। तो लिहाजा यह दावा करना कि परमानेंट मेंबर्स के पास होना चाहिए न्यूक्लियर वेपन, वो हमारे पास भी है। इसलिए हम चाहते हैं हमें बनाइए परमानेंट मेंबर इन द सिक्योरिटी काउंसिल। और सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बनने के लिए, परमानेंट बनने के लिए, वो मुल्क होना चाहिए डेवलपमेंट इन एवरी एस्पेक्ट। लिटरेसी रेट हाई होनी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होनी चाहिए, इसी तरह से पॉवर्टी कम होनी चाहिए, एनवायरमेंट, हेल्थ, हाइजीन सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए। तो हिंदुस्तान ने बहुत सी कोशिशें की है इन सारे सेक्टर्स में आगे बढ़ने के लिए। अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे, बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की गई हिंदुस्तान में। जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए हमने पहले शुरू की थी SSA, सर्व शिक्षा अभियान। इसी तरह से सेकेंडरी के लिए हमने किया था रमसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इसी तरह से कॉलेज लेवल के लिए रूसा। इन स्कीम्स को लॉन्च करने का मकसद क्या था? हिंदुस्तान में लिटरेसी रेट को बढ़ाना। इसी तरह से हमारे यहां पे एक और स्कीम चलती है NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इस स्कीम की वजह से हम हेल्थ सेक्टर में भी बहुत आगे बढ़े हैं। आज हिंदुस्तान के दूर दराज इलाके में भी डॉक्टर पाया जाता है। आज पेशेंट और डॉक्टर के बीच फासला बहुत ही कम है। आज घर घर हमारे पास डॉक्टर्स मौजूद है, क्लिनिक्स मौजूद है। इसी तरह से नरेगा स्कीम हमने लॉन्च की, स्वच्छ भारत या बाकी जितनी भी हमने स्कीम लॉन्च की, इसका मकसद था हम इस वक्त कोशिश कर रहे हैं हर सेक्टर में आगे बढ़ने की। और जहां तक हेल्थ सेक्टर की बात है, हमारे यहां बहुत सारे रिप्यूटेड कंपनीज इस वक्त काम करती है। और हमारे यहां इस वक्त बहुत सारे ऐसे मेडिकल इक्विपमेंट्स या मेडिसिन बनाई जाती है जिनको हम दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। कल ही आपने देखा होगा कि आज जो यहां पे मसला चल रहा है कोविड-19 का, जो एक बहुत ही बड़ी आफत पूरी दुनिया पे इस वक्त आ चुकी है, तो USA इस वक्त सुप्रीम पावर है वर्ल्ड का, जहां पे इस वक्त बहुत ही ज्यादा मॉर्टिलिटी रेट है बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक कोविड-19। तो कुछ दिनों पहले ही अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान से दरखास्त की कि हमें इस पैंडेमिक पे कंट्रोल करने के लिए हिंदुस्तान से चाहिए कुछ ड्रग्स। और हिंदुस्तान ने बहुत सारे मुल्कों को वो ड्रग्स अब मुहैया की है। इससे पता चलता है कि हिंदुस्तान कितना आगे बढ़ रहा है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो लिहाजा हम क्लेम कर सकते हैं हमें चाहिए परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल। इतना ही नहीं, इंडिया इज नोन एज द फाउंडर मेंबर ऑफ UN, फाउंडर मेंबर ऑफ UN। अब आप कहोगे UN तो 1945 में बना और हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 में। अब ये फाउंडर मेंबर कहां से बना? अरे भाई, आपको याद रखना है 1947 से पहले हमें कहा जाता था ब्रिटिश इंडिया, और हिंदुस्तान आजाद होने के बाद UNO का मेंबर नहीं बना, बल्कि एज ब्रिटिश इंडिया ही हम मेंबर बने हैं UN के, वो भी ऑन 31 अक्टूबर 1945, यानी 24 अक्टूबर 1945 को UN बना। और उसके कुछ ही दिन बाद यानी 31 अक्टूबर को हिंदुस्तान भी UN का मेंबर बना। तो इस हैसियत से भी हमारी क्लेम बनती है फॉर द परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल। उसके अलावा हिंदुस्तान जो है
ये हर किसी इनिशिएटिव में इंडिया इज हेल्पिंग इन एवरी इनिशिएटिव डन बाय यूएन। यानी यूनाइटेड नेशन के जितने भी काम हैं, यूनाइटेड नेशन का जो भी फैसला होता है, उसमें हिंदुस्तान हमेशा यूएन का साथ देता है। अगर हम डिसआर्ममेंट की बात करते हैं, क्योंकि यूएन ने डिसआर्ममेंट के बारे में कहा था, खतरनाक वेपन्स को कम करने की बात की थी, आर्म्स कंट्रोल की बात की है यूएन ने, तो हिंदुस्तान ने पहले ही इन दो चीजों को सपोर्ट किया है। या जब जब यूएन ने कोई कॉल दी सपोर्ट के लिए, तो हिंदुस्तान उस टाइम खड़ा हो गया यूएन को सपोर्ट करने के लिए। लिहाजा यहां पे भी हिंदुस्तान क्लेम कर सकता है कि मैं परमानेंट मेंबर बनूं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। इसके अलावा इंडिया इज कंटिन्यूअसली फंडिंग यूएन। यूनाइटेड नेशन फंड पे चलता है, यानी जब तक ना सारे मुल्क फंड देंगे यूएन को, तभी यूएन कामकाज कर सकता है। और जहां तक हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान ने कभी यह नहीं कहा कि आज मेरी पोजीशन खराब है, आज मैं फंड नहीं दे सकता हूं, बल्कि 1945 से लेकर आज तक चाहे कोई भी हालात हिंदुस्तान में रहे हो, चाहे कितनी भी रिसेशन हिंदुस्तान में आई हो, लेकिन हिंदुस्तान हमेशा फंड देता आ रहा है यूएन को। तो इस हिसाब से भी हिंदुस्तान क्लेम कर सकता है परमानेंट मेंबरशिप के लिए। और उसके बाद जो हमारे ऑलरेडी इस वक्त परमानेंट मेंबर्स है, यूएसए का ओबामा हिंदुस्तान आया, तो यहां पे भी उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा, इंडिया इज डिजर्विंग फॉर द परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल। यानी परमानेंट मेंबर्स भी कुछ कहते हैं कि हां जी, हिंदुस्तान होना चाहिए परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। मैंने बात की यूएसए की, मैं बात कर रहा हूं रशिया की, मैं बात कर रहा हूं ब्रिटेन की। ये तीनों मुल्क इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं किसके लिए? हिंदुस्तान बने परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। लिहाजा इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम दावा पेश करते हैं कि अगर कभी भी तब्दीली यूएन में आए तो हमें क्या मिले? परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह अगले वीडियो में नया टॉपिक लेके मैं आपके सामने फिर पेश हूंगा। तब तक आप घर में रहिए, खुशहाल रहिए, अपने आप को बचाइए, अपने घर वालों को बचाइए और घर में ही मेहनत करें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।